कहानियों की उस दुनिया में आपका स्वागत है जहां हर लफ्ज एक नया एहसास जगाता है। मैं हूं आपका कहानीकार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल कहानीकार को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें एक और नई कहानी लाने के लिए मोटिवेट करता है। कड़कड़ाती ठंड की रात, आसमान में धुंध छाई हुई थी। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन गांव के किनारे बनी एक टूटी झोपड़ी से दर्द भरी चीखें लगातार बाहर आ रही थीं। झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन झोपड़ी के बाहर उसका पति माधव और उसका बूढ़ा बाप घीसू अलाव तापते हुए आलू सेंक रहे थे। आग की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। दोनों के चेहरे पर चिंता कम, भूख ज्यादा दिखाई दे रही थी। घीसू गांव का सबसे आलसी आदमी माना जाता था और उसका बेटा माधव भी अपने बाप जैसा ही निकला। दोनों दिन भर काम से बचते, इधर उधर घूमते और किसी तरह पेट भरते। गांव वाले उनसे नफरत भी करते थे और दया भी। बुधिया के आने के बाद घर थोड़ा संभला था। वो मजदूरी करके घर चलाती थी, लेकिन आज वही औरत अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और बाहर बैठे दोनों आलू खाने में व्यस्त थे। अचानक बुधिया जोर से चीखी। माधव एक पल के लिए घबरा गया। उसने झोपड़ी की तरफ देखा, मगर फिर आग में आलू पलटने लगा। घीसू बोला, लगता है बचेगी नहीं। माधव चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, उसकी तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। ये शब्द सुनकर ऐसा लगता था जैसे गरीबी ने उनके अंदर का इंसान ही मार दिया हो। दोनों कई दिनों से भूखे थे, आलू ही उनका सहारा थे। जलते आलू हाथ जला रहे थे, मगर भूख इतनी बड़ी थी कि दोनों जल्दी जल्दी खाने लगे। उनके लिए उस वक्त बुधिया की चीखों से ज्यादा जरूरी पेट भरना था। घीसू पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है, एक बार ठाकुर की शादी में इतना खाया था कि 3 दिन तक भूख नहीं लगी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ खाने से मिली हो। धीरे धीरे रात बीतने लगी। बुधिया की आवाजें कम होती गईं। अब झोपड़ी के अंदर डरावना सन्नाटा था। सुबह की हल्की रोशनी फैली तो माधव डरते डरते अंदर गया। बुधिया जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली थीं, शरीर ठंडा पड़ चुका था। बच्चा भी नहीं बचा। माधव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर जोर जोर से रोने का नाटक करने लगा। घीसू भी सिर पकड़कर बैठ गया। बुधिया की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे लोग झोपड़ी के बाहर जमा होने लगे। औरतें बुधिया की किस्मत पर रो रही थीं। सब जानते थे कि उसने कितनी मेहनत से इस घर को संभाला था। गांव के जमींदार ने भी कुछ पैसे दिए, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने अनाज। सबने मिलकर कहा, बेचारी का अंतिम संस्कार अच्छे से होना चाहिए। कफन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा हो गए। घीसू और माधव पैसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़े। रास्ते में दोनों चुप थे। कुछ देर बाद घीसू बोला, कफन लगाने से क्या होगा, आखिर जल ही तो जाएगा। माधव ने धीरे से सिर हिलाया। फिर दोनों सोचने लगे, इतने पैसे से कई दिनों का खाना आ सकता है। उनके अंदर का लालच धीरे धीरे जागने लगा। चलते चलते दोनों एक शराब खाने के सामने रुक गए। अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद उनके सामने शराब, पूड़ियाँ और मांस रखा था। दोनों टूट पड़े खाने पर। शराब पीते पीते घीसू बोला, बुधिया बेचारी ने जिंदगी में क्या देखा, कम से कम आज उसकी वजह से पेट भर खाना तो मिला। दोनों हंसने लगे। शराब का नशा बढ़ता गया। दोनों गाने लगे, नाचने लगे। उधर गांव में बुधिया की लाश बिना कफन के पड़ी थी, लेकिन यहाँ दोनों अपनी भूख मिटाने में खुश थे। ये सिर्फ 2 आदमियों की कहानी नहीं थी, ये उस समाज की कहानी थी जहाँ गरीबी इंसान से उसकी आत्मा तक छीन लेती है। भूख जब हद से गुजर जाती है तो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। कफन यहाँ सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो इंसानियत की आखिरी परत थी जो घीसू और माधव की जिंदगी से कब की उतर चुकी थी। कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो सवाल बनकर हमारे अंदर जिंदा रह जाती हैं। कफन भी ऐसी ही कहानी है जो पूछती है, क्या गरीब सिर्फ भूखा होता है या धीरे धीरे अंदर से मर भी जाता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कहानीकार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों का आनंद मिलता रहे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।